हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब लेक्चर सीरीज में। स्टूडेंट, आज ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में स्टूडेंट हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस को जाना था कि क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, और हमने वहां पे पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, हमने इससे पहले के लेक्चर में स्टूडेंट देखा था कि चार्जेस को जब हम पास ले आते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स और एक रिपल्शन फोर्स जनरेट होता है। आज हम पढ़ेंगे वो जो फोर्स होता है उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी होती है, हम उसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कूलम्ब्स लॉ। और जिन बच्चों ने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा स्टूडेंट, प्लीज वो उसको देख ले और तब इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें। चलिए देखते हैं अपना कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए स्टूडेंट, कूलम्ब्स लॉ पहली बात तो देखिए कहां पे लगता है ये हमें जानना जरूरी है। दो चार्जेस, चाहे वो सेम चार्जेस हो, यानी कि वो अगर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो उनके बीच में लगेगा तब रिपल्शन होगा। अगर दोनों चार्जेस निगेटिव दे रखा है तो उनके बीच में भी लगेगा तो भी रिपल्शन होगा। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और एक निगेटिव तो भी होगा। ये आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था कि जब दो सेम टाइप के चार्ज होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स होता है, और जो डिफरेंट टाइप के चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो बेसिकली हमारा यही पे कूलम्ब्स लॉ लगेगा। तो देखिए कूलम्ब ने क्या कहा कि अगर मान लीजिए दो चार्जेस है हमारे, साइन पे हमें ध्यान देना है कैसा भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो निगेटिव उससे मतलब नहीं है। तो हमने दो चार्जेस माने Q1 और Q2। तो इन दोनों के बीच में जो भी होगा फोर्स जो लगेगा यहां से यहां तक, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर से, तो वो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, दोनों चार्जेस की जो भी क्वांटिटी दे रखी है उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर हमारे चार्जेस बड़े हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। चार्ज ज्यादा बड़ा है तो इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका रिपल्शन फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर कोई भी Q1 Q2 कोई भी चार्ज बड़ा होगा तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्या बताया कि F जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि इनके बीच की दूरी अगर मान लीजिए क्या है, R दे रखी है यहां से लेके यहां तक की, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर चार्जेस पास में रखे हैं तो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको ऐसे समझिए, क्लास में मान लीजिए आप लोग दो फ्रेंड होंगे, दो फ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, दो फ्रेंड होंगे, तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। टीचर क्या करे, अगर आप दोनों की सीट चेंज कर दे तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। क्लास चेंज कर दे, सेक्शन अलग आपको बैठा दे तो क्या होगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, है ना। दूरियां बढ़ेंगी, जब तक पास है तब तक खास है, जैसे दूर जाते जाएंगे आपका अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सेम वही चीज बता रहे हैं, जैसे जैसे दूर जाएंगे चार्ज पार्टिकल तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स भी क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये बताया। तीसरी चीज देखिए, यहाँ पे खैर इन्हीं दोनों चीजों से काम चल जाता है। तीसरी चीज ये बताया गया कि ये जो फोर्स होता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, ये तो दो चार्जेस के सेंटर से होकर जो लाइन रहेगी उसी पे एक्ट करेगा और कोई नहीं। आप सोच रहे हैं यहां से एक्ट कर देगा, इधर से नहीं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन पे ये फोर्स एक्ट करेगा। तो ये बताया। अब देखिए यहां से क्या हो गया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है K, और ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला निकल के आया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए ये जो होता है कूलम्ब्स लॉ, जो डेफिनेशन दी गई, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे मीडियम पे, कि हमारा मीडियम है कैसा। और ये जो K दे रखा है ये कांस्टेंट आता है, इसकी भी हम आगे चल के बात करेंगे स्टूडेंट कि ये K क्या होता है। यहां पे देख लीजिए पहले आगे, फॉर CGS सिस्टम, अगर हम CGS सिस्टम की बात करें तो CGS सिस्टम में K की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, 1 होगी। तब ये जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q1 Q2, मतलब K तो क्या, K की वैल्यू 1 ही होगी तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका CGS सिस्टम में आएगा, और यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, टाइम हो जाएगी। फोर्स यूनिट न्यूटन होती है, CGS सिस्टम में टाइम हो जाएगी। और अगर SI यूनिट की बात करेंगे तो K की वैल्यू कितनी होगी, K की वैल्यू जो निकाली गई वो न्यूमेरिकली निकाली गई 9 × 10⁹।
इसको पहले इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको जब हमने सॉल्व किया है या गुलाम ने जब बताया इसको, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में उन्होंने बताई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, k की वैल्यू यहां पे ये बताई उन्होंने, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताया और उस वैल्यू को यहां पे रखा। तो ये हमारी किसमें एसआई यूनिट में निकल के आई, न्यूटन बोल सकते हैं आप। अब यहाँ पे एक एप्सिलॉन एक और कांस्टेंट आ गया। ठीक है, इसको हम परमिटिविटी बोलते हैं या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी बोला जाता है। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये दो फॉर्मूला आप याद रखिएगा स्टूडेंट। एक तो डाइन वाला ये हमारा सीजीएस सिस्टम में क्या आएगा, दूसरा हमारा ये एसआई में क्या आएगा। दो चीजें याद आ गई। अब यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं परमिटिविटी की। ये परमिटिविटी होती क्या है, एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमें स्टूडेंट k की वैल्यू मिली 9 × 10 की पावर 9। तो अब यहां से हमें क्या करना है, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को भी हम निकाल सकते हैं। k इज इक्वल टू देखिए हमारा क्या दे रखा है स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर हम देखें तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई k, और k की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 9 × 10 की पावर 9। तो यहां पे ये वैल्यू मैं रख देता हूं 9 × 10 की पावर 9। फिर जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे 1/4 पाई × 10 की पावर 9, तो हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिलेगी जो कि कितनी आएगी 8.85 × 10 की पावर -12 ये आएगी स्टूडेंट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को याद रखिएगा, दूसरा k की वैल्यू को याद रखिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ये इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट याद रखिएगा। उसी तरह के की भी आपको यूनिट याद रखनी है। ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने 11th क्लास में यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ रखा है, तो आपको ये आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं यूनिट किसी की भी। तो देखिए स्टूडेंट, कूलम्स लॉ में क्या बोला गया, फिर से एक बार देख लीजिए कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, या उनकी जो भी क्वांटिटी होगी उसके गुणनफल के बराबर होगा, और उनकी जो भी डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो उनके बीच की डिस्टेंस होगी। तो यहां से इनवर्स लॉ की कुछ चीजें हैं उसको भी समझ लीजिए स्टूडेंट। यहां पे आप लोग देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरा k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10 की पावर -12। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है स्टूडेंट। और अभी आगे हम फिर से डिस्कशन करेंगे परमिटिविटी के बारे में, और k की भी वैल्यूज को देखेंगे। ये अलग अलग मीडियम के लिए ये वैल्यू अलग अलग होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी वेरी करती, परमिटिविटी है तो वो भी वेरी करती। तो अभी देखते हैं आगे, पहले हम इनवर्स लॉ को देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि F जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहां से अगर आप इनका ग्राफ स्टूडेंट बनाएंगे, F और R के बीच का ग्राफ, यानी कि फोर्स के बीच का और उनके डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाएंगे, तो ये ग्राफ कुछ स्टूडेंट आपको ऐसा नजर आएगा। यानी कि जैसे जैसे आप R की वैल्यू को बढ़ाओगे, फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देख लो R बढ़ रहा है तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहां से एक चीज और आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, अगर आपसे बोला जाएगा इफ R इज डबल, यानी कि R को अगर आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, जो भी पहले आपकी डिस्टेंस रही होगी उसको अगर आपने दुगना कर दिया, तो जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा, जाहिर सी बात है आपने डिस्टेंस को बढ़ाया है। मैंने अभी बताया जैसे दूर जाएंगे तो क्या होगा, उनके बीच की डिस्टेंस जैसे ही इंक्रीज करेगी फोर्स कम हो जाएगा। तो यहां पर जाहिर सी बात है जो नया फोर्स होगा वो कम होगा पहले से, तो कितना कम होगा, वो हो जाएगा 1/4, पहले वाले फोर्स का 1/4 हो जाएगा। तो ये चीज आप डायरेक्ट इस रिलेशन से बता सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने R को क्या कर दिया, आधा कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है, हाफ कर दिया, तो F डैश कितना निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ F। जो नया फोर्स निकल के आएगा वो पहले का 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या हो गए हमारे चार्जेस पास में आ गए, और पास में आ गए तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा जब आप
दूरी को डबल कर दोगे या बढ़ा दोगे तो आपका फोर्स कम हो जाएगा, और अगर आपने दूरी को कम कर दिया तो फोर्स आपका ज्यादा हो जाएगा। कितने टाइम्स होगा ये देख लीजिए, स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने इसी हिसाब से यहाँ पे 4 टाइम्स ये क्या 1/4 हो गया और वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया है। तो बेसिकली ये आपको यहाँ पे बताना था। अब चलिए देख लेते हैं कूलॉम लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो फॉर्मूले पढ़े हैं छोटे मोटे, ताकि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज जा सके। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं अपने। यहां पे मैं थोड़े से आसान न्यूमेरिकल ले रहा हूं ताकि आपको सॉल्व करने में मतलब या समझने में दिक्कत ना हो। क्वांटिटी बस चेंज हो सकती है, वहां पे न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यूज दे रखी हैं वो चेंज हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। एक ये स्टूडेंट नॉर्मल सा न्यूमेरिकल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 और Q2। यहां पे इनके पीछे डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए 3 मीटर दे रखी है। Q1 Q2 की वैल्यू की बात करें तो इसको कुछ ले लीजिए आप, मान लीजिए ये 10 कूलम का दे रखा है चार्ज और ये 9 कूलम का दे रखा है। अब आपसे इसमें पूछ लिया फोर्स बताइए, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है इसमें क्या, F क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन में R² होता है, और K की वैल्यू भी आपने जानी 9 × 10 की पावर 9 होता है। Q1 Q2 की वैल्यू देखिए कितनी है, ये है एक 10 और दूसरी कितनी है 9 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो यहां पे देखिए इस 9 से ये 9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9 × 10 की पावर 10 न्यूटन। ये तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। तो देखिए स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1.6 न्यूटन, यानी कि दो इक्वल चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 1.6 न्यूटन के फोर्स से। व्हेन प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट स्ट्रेंथ ऑफ ईच चार्जेस, यानी आपको दोनों चार्जेस की वैल्यू बतानी है क्या होगी, है ना। क्वेश्चन इस तरह से है, दो चार्जेस हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है, या दोनों ही सेम है, Q1 या Q ही मान लेते हैं हम। इनके बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3 मीटर दे रखी है, और यहाँ पे आपको F की वैल्यू भी दे रखा है। तो यहाँ पे जो चीज गिवन है देख लेते हैं। F क्या होता है 1/4πε0, या आप यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R²। तो देखिए इसमें यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हमें पता है तो 1.6 रख दिया हमने। चार ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं, चारों में से कोई एक होगा। अब 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है 9 × 10 की पावर 9। दोनों चार्जेस सेम है तो Q मान लिया मैंने, दोनों चार्जेस की वैल्यू Q मानी है, तो यहाँ मैं Q का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1.6 × 3 का स्क्वायर किया तो 9 = में क्या आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9 Q²। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, यहां से हम क्या करेंगे 10 की पावर 9 को उधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 1.6 इनटू में हो जाएगा 10 की पावर -9 में Q²। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 16 × 10 की पावर -10 Q²। फिर यहां से और सॉल्व करेंगे तो देखिए स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर को अगर आप इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इधर देखते हैं, तो यहां से 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, और 10 की पावर 16 को आपने 4 लिखा और 10 की पावर -10 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर -5 में Q, है ना। स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर को दूसरी साइड भेज दिया तो स्क्वायर रूट लग गया, और स्क्वायर रूट से ये टर्म बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी तो हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो अगर हम इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 40 × 10 की पावर -6, ठीक है, और -6 को ही हम क्या बोलते हैं माइक्रो, तो यहां से कितना आ जाएगा 40 माइक्रो कूलम। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए ये भी बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था स्टूडेंट, आपको यहाँ पे सिर्फ पॉइंट पे थोड़ा बहुत ध्यान देना था कि पॉइंट को हम कैसे इधर उधर या शिफ्ट करेंगे कि हमारा आंसर आ जाए। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है 40 माइक्रो कूलम। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है देयर आर टू चार्जेस पॉजिटिव 2 माइक्रो कूलम एंड पॉजिटिव 5 माइक्रो कूलम। दो चार्जेस हमें दे रखे हैं, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन देम विल बी, इनके बीच में जो रेशियो होगा दोनों का वो आपको बताना है। द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन देम, यानी उनके बीच में फोर्स का जो रेशियो होगा वो आपको बताना है। तो यहां पर भी हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, F = Q1 Q2 अपॉन या K Q1 Q2 अपॉन R² वाला। यहां पे देखिए R की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम है, यानी कि 2 × 10 की पावर क्या हो जाएगा -6,
और Q2 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 है ना। माइक्रो कूलम दे रखा है तो उसको मैंने माइक्रो को कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर, तो यहां से ये फोर्स की वैल्यू आएगी दोनों चार्जेस के बीच में। लेकिन हमसे यहाँ पे फोर्स की तो वैल्यू पूछा नहीं, उनका रेशियो बोला गया है। तो देखिए चाहे आप फोर्स आप किसी भी चार्ज से निकालें, चाहे आप इस वाले चार्ज से निकालें, यहां से मान लीजिए यहाँ पे आपका +2 माइक्रो कूलम दे रखा हो और यहाँ पे आपका +5 माइक्रो कूलम दे रखा है, चाहे आप इन दोनों का चाहे इधर से फोर्स निकालें चाहे इधर से, फोर्स तो हमेशा इक्वल ही रहने वाला है। यानी कि उसकी ये जो फोर्स लगाएगा इधर इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये वाला चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो फोर्स का रेशियो जो आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा 1:1 आएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू क्या है। अगर आप F1 F2 निकालेंगे यानी पहले चार्ज के कारण और दूसरे चार्ज, ये मान लीजिए आपका पहला चार्ज है और ये आपका दूसरा चार्ज है, तो इनका जो वैल्यू आएगी क्वांटिटी जो आएगी वो सेम आएगी, बस वो इक्वल और अपोजिट हो सकते हैं। तो इनका रेशियो जो आएगा स्टूडेंट 1:1 आएगा। यहाँ पे हमें वैल्यू पे ध्यान नहीं देना था, बस हमें इस चीज को समझना था। कूलम्ब लॉ में चार्जेस आप कुछ भी ले लीजिए पर उनके बीच का जो फोर्स आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल अमाउंट आएगा, बस उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, अपोजिट हो सकती है। बस यही आपको यहाँ पे बताना था। चलिए अब हम आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो आपको देखने थे। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। अभी तक स्टूडेंट हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था। अब हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। देखिए स्टूडेंट जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था वो था F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है पर यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट पढ़ रखा है वेक्टर A क्या होता है, मॉड A इनटू में क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर आता है जो कि क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक है। तो इसी तरह हमें भी इस फॉर्मूले में क्या दिखाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन को भी दिखाना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे इसका डायग्राम पहले देख लेते हैं। मान लीजिए ये दो चार्जेस हमारे, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है हमारा Q2। दोनों लाइक चार्जेस हमने लिए हैं, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे या तो दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे। तो इनके कारण इसमें क्या होगा, फोर्स लगेगा। मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसको हमने नाम दिया F12 और इसको हमने नाम दिया F21। F12 का मतलब क्या स्टूडेंट, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। और सिमिलरली यहां पर भी F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो क्या है, R है। मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए मैं मॉड ले रहा हूं, यानी कि Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस वो R होगी। तो अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ये जो R है इसके यहाँ पे दो डायरेक्शन हो सकती है या दो वेक्टर हो सकते हैं। एक तो होगा हमारा इस डायरेक्शन में और दूसरा होगा हमारा इस डायरेक्शन में। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट R1 माइनस R2। ठीक है, R1 माइनस R2 का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन देखिए कि Q1 चार्ज की ओर आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे R1 लिखा है। इनिशियल पोजीशन कहां पे है इसकी, Q2, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, R2 लिखा है। सिमिलरली अगर इसकी बात करूं तो इसको मैं लिखूंगा स्टूडेंट R2 माइनस R1, जहां पे R2 फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये Q2 चार्ज की ओर आ रहा है इसीलिए ये R2 लिखा है। और कहां से आ रहा है, Q1 चार्ज की ओर से आ रहा है इसलिए यहाँ पे R1 लिखा है। कई बुकों में स्टूडेंट इसको इस तरह से भी लिखा हुआ है, R21 भी लिखा हुआ है या R12 भी लिखा हुआ है। अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीकों से लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 यहाँ पे 21। तो ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 को रिप्रेजेंट किया है। फाइनल माइनस इनिशियल, ये एकदम सही है, ये कभी भी गलत नहीं होगा। डायरेक्शन क्योंकि क्या होती है, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन, तो इस वजह से ये आपके लिए एकदम क्लियर रहेगा। तो अब इसकी वेक्टर फॉर्म में मैं इसको लिखता हूं फॉर्मूले को। तो मैं इस फोर्स की बात करता हूं F12 की, K Q1 Q2 अपॉन यहां पे मैं लिख सकता हूं मॉड R का स्क्वायर। अब यहां पे मुझे क्या दिखाना है, डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन के लिए मैं क्या दिखाऊंगा, यूनिट वेक्टर, यानी कि एक गैप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो F21 डायरेक्शन का अगर मैं देखूं,
कौन सा वेक्टर दे रखा है, तो यहाँ पे r1 माइनस r2 वेक्टर दे रखा है, यानी कि इसी वेक्टर का मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसमें r1 माइनस r2 यूनिट वेक्टर, यानी कि कैप लग जाएगा, ये कैप लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे लिखूंगा k q1 q2 अपॉन मॉड r को देखिए मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, अगर यहाँ पे ये जितने भी वेक्टर लिखे हैं इनका अगर मैं मॉड ले लूं तो ये सारी चीजें बराबर होंगी r या r2 माइनस r1 या r1 माइनस r2, ये तीनों चीजें मॉड में अगर आ जाएंगी तो एक, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, मैग्नीट्यूड है। भाई वेक्टर क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह यानी कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, तो चाहे r1 माइनस r2 लिखूं या r2 माइनस r1 लिखूं या मैं सिर्फ r लिखूं, सारी चीजें सेम है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, r1 माइनस r2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और अगर मैं इसकी बात करूं यूनिट वेक्टर की, तो यहां से देखिए यूनिट वेक्टर अगर आप a कैप निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a अपॉन में मॉड a। तो सिमिलरली मैं भी इसको क्या करूंगा, यूनिट वेक्टर को इसी तरह से रिप्लेस कर दूंगा। तो यहां पे वेक्टर फॉर्म ले लूंगा, r1 माइनस r2 वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा, मॉड में r1 माइनस r2। तो ये हमारा फॉर्मूला स्टूडेंट बन जाएगा k q1 q2 अपॉन r1 माइनस r2 मॉड में इसका क्यूब हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स का F12, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड। तो ये इसकी पूरी वेक्टर फॉर्म हो गई स्टूडेंट। एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे r1 माइनस r2 का क्यूब है, जबकि जो नॉर्मल फॉर्मूला हमने पढ़ा था वहां पे स्क्वायर था। तो ये हमारी F12 निकल के आ गया। अब अगर हमें F21 निकालना होगा तो वो भी सेम इसी तरह होगा, F21 जो होगा वेक्टर लगा लेते हैं यहाँ पे k q1 q2 अपॉन, यहां पे मैंने क्या लिया है, r1 माइनस r2, इस वाले में क्या ले लूंगा मैं, r2 माइनस r1 ले लूंगा, और इसका क्या करूंगा, मॉड के अंदर क्यूब कर दूंगा, और यहां पे मैं लिखूंगा r2 माइनस r1 वेक्टर। तो ये आ जाएगा वेक्टर है सॉरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा F21। दोनों फोर्स स्टूडेंट क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, बस इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां से देखिए F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F21, बट यहाँ पे डायरेक्शन अलग है तो मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करूंगा, और मॉड में ये दोनों वैल्यू सेम आएगी, यानी कि F21 या F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F21, ये दोनों वैल्यू मॉड में सेम आएगी। तो ये था हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट, इसमें भी कई बार हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये जो हमने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ, और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं और क्या क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए आइए देखते हैं उसे। तो देखिए स्टूडेंट, कूलॉम्स लॉ से हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि Fe हमने पढ़ा स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जबकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू, ये किसके बीच में लगता है स्टूडेंट, चार्ज के बीच में नहीं लगता, ये हमारा किसके बीच में लगता है, टू मास के बीच में लगता है। ये कितना होता है, Fg इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए दोनों फॉर्मूले अगर आप देखेंगे स्टूडेंट गौर से तो देखने में कैसे लगेंगे, एक जैसे नजर आएंगे, है ना। यहाँ पे कांस्टेंट k था, वहां पे कांस्टेंट g है, या आप यहाँ k ही कर लीजिए, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, k दे रखा है, वहां पे कांस्टेंट g दे रखा है। यहाँ पे ये चार्जेस के बीच में लगता है, जबकि ये मास के बीच में लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में क्या आ रही है, डिस्टेंस आ रही है ना। क्लास 9 में आपने इसको पढ़ रखा है, 11th में भी पढ़ रखा है। तो देखिए यहाँ पे पहले कुछ सिमिलरिटीज की बात करते हैं, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है इनकी बात कर लेते हैं। कभी कभार इसमें बोर्ड लेवल पे हमारे क्वेश्चन आ जाता है, एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जी से रिलेटेड और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। तो सिमिलरिटी पहले देखते हैं। ये दोनों ही क्या करते हैं, ऑबे इनवर्स स्क्वायर लॉ,
दोनों ही क्या कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, 1/r² जो होता है दोनों में ही आ रहा है, तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ फोर्स act along line joining center, दोनों ही फोर्स कहां पे एक्ट करेंगे, ये देखिए यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं दोनों के लिए। तो दोनों लाइन ज्वाइन का सेंटर यानी सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी पे एक्ट करते हैं और कहीं भी एक्ट नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें इसमें, तीसरा सिमिलरिटी या तीसरी सिमिलरिटी जो है वो क्या है, बोथ फोर्स आर कंजर्वेटिव in nature, that is कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन by them does not depend on path, यानी कि यहां पे जो वर्क डन होगा, किया गया कार्य वो क्या होगा, इनके पाथ पे डिपेंड यानी रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तीन सिमिलरिटीज है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा, ये एक्ट होगा अलोंग लाइन जॉइनिंग द सेंटर, और यहाँ पे ये क्या करेगा, कंजर्वेटिव इन नेचर रहेगा, यानी कि वर्क डन जो होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ चाहे जैसा भी उस पर कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। तो ये सिमिलरिटीज थी। अब इसके डिफरेंस की बात कर लेते हैं, डिफरेंस क्या क्या है। ये आपको स्टूडेंट याद रखना है, सिमिलरिटीज और डिफरेंस कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारा। डिफरेंस की बात करेंगे तो Fe जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स दे रखा है स्टूडेंट, वो कैसा फोर्स है, वो रिपल्सिव फोर्स भी है और अट्रैक्टिव फोर्स भी है। अगर दोनों चार्जेस कैसे हैं, सेम हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये कैसे फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव फोर्स, एज वेल एज अट्रैक्टिव फोर्स। जबकि जो आपका Fg है ना स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है, ये हमेशा अट्रैक्टिव रहता है, यानी हमेशा अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी ओर, है ना, अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये चीज आपको याद रखना है। पहला क्या हो गया, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, ये दोनों टाइप का होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव रहता है। दूसरा अगर हम बात करें दूसरे डिफरेंस की, तो जो हमारा Fe होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम्स लॉ से जो हमारा फोर्स निकल के आया, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी कि माध्यम पे ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मीडियम। मीडियम कैसा है इस पे डिपेंड करता है। K की वैल्यू जैसे आपने पढ़ी है ना, 9 × 10⁹ होता है। ये किसके लिए पढ़ा, वैक्यूम और एयर के लिए। अभी बताता हूं ये क्यों चेंज होता है, इसकी भी कहानी जानेंगे। और जो Fg होता है ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट अपॉन मीडियम होता है। ठीक, और G की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट, 6.67 × 10⁻⁻11, है ना। यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मास आता है तो केजी स्क्वायर हो जाता है, वहां पे चार्ज आता है इसलिए कूलॉम स्क्वायर हो जाता है। अब इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है यूनिट स्टूडेंट, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो वैल्यू होती है Fe, ये वैल्यू क्या होती है, बहुत लार्ज होती है। कैसी वैल्यू होती है, लार्ज वैल्यू होती है, जबकि ये वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। देखिए यहां से आपको नजर आ रहा होगा कि G की वैल्यू जो है वो क्या है, 10⁻⁻11 की है। 10⁻11 का मतलब क्या हुआ,
कि जाहिर सी बात है बहुत छोटी वैल्यू होगी, और यहाँ ये क्या 10 की पावर 9 होगी, पॉजिटिव में है, तो ये क्या होगी, बहुत लार्ज वैल्यू होगी। तो अब देखिए यहाँ पे जो Fe दे रखा है ये कैसे डिपेंड करता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिपेंड करता है। आपने स्टूडेंट पढ़ा K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो परमिटिविटी होती है स्टूडेंट, ये मीडियम की परमिटिविटी होती है, तो ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे एयर और वैक्यूम के लिए हम इसकी वैल्यू को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। बाकी अगर कोई मीडियम होता है तो वहां पे हमें इसकी परमिटिविटी निकालनी पड़ती है, या हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, इसलिए K की वैल्यू अलग अलग आती है। इसीलिए वो मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब परमिटिविटी अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग है तो K की वैल्यू अलग आएगी, और जब K की वैल्यू अलग आएगी तो जाहिर सी बात है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। जबकि G जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम होता है, यानी कि दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट दे रखे उनके बीच में जब भी आप वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, हमेशा इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मीडियम होगा। आप कहीं भी खड़े रहो, आप पानी के अंदर रहो, पानी के बाहर रहो, आप आकाश में खड़े हो, पाताल में खड़े हो, अंतरिक्ष में हो, कहीं भी हो, हर मीडियम के लिए वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, यानी कि सभी मीडियम के लिए G की वैल्यू सेम ही आनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सिमिलरिटीज थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास के बीच में, और ये कुछ डिफरेंस दे रखा था, तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए एक छोटा सा मैनुअल में देख लेते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन में दे रखा है हमें Fg एंड Fe रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में Fg और Fe ये ग्रेविटेशनल फोर्स को और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस, यानी कुछ दूरी पे रखे हुए हैं। द रेशियो ऑफ Fg एंड Fe इज द ऑर्डर ऑफ, यानी कि यहाँ पे आपको ऑर्डर बताना है, किस ऑर्डर को होगा, यानी 10 की पावर में जो टर्म आएगा वो आपको बताना है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने पढ़ रखा, तो मैंने आपको बताया था कि Fg जो होता है, Fg क्या होता है, बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। इसका आंसर मैं डायरेक्टली दे सकता हूं यहाँ से। देखो Fg क्या है, वेरी स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा। तो इनका रेशियो हमें निकालना है Fg अपॉन Fe, यही रेशियो बोला है ना, द रेशियो ऑफ Fg टू Fe। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, वो भी लेस देन क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सारी वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, 1 से छोटी सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है जो कि लास्ट है, यानी 10 की पावर -43। तो आप ये डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो, पर जरूरी नहीं है ऐसे ऑप्शन आपको हर समय मिले। तो लेकिन ये चीज आपको आपके माइंड में ये चीज सेट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकली आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। Fg की वैल्यू की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, G इंटू क्या हो जाएगा, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां से Fe की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहां से देखोगे आप आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, G m1 m2 अपॉन K Q1 Q2 आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज को हम यहां पुट करते हैं स्टूडेंट। तो G की वैल्यू जो होती है हमें पता है कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मास है। यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन्स दे रखे थे, कहां गया, इलेक्ट्रॉन्स दे रखे थे, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता होता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 होता है। इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास सेम ही होगा, उसका स्क्वायर कर दिया। K की वैल्यू अभी हमने पढ़ा 9 इंटू 10 की पावर 9। अब यहाँ पे चार्ज आ गए हैं, दोनों चार्ज भी सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इन्हीं पे यहाँ पे हमें क्या करना है, 10 के पावर्स को सॉल्व करना है। सिर्फ उनका ऑर्डर पूछा गया था ना क्वेश्चन में, तो सिर्फ 10 की पावर्स को हमें सॉल्व करना है। तो ऊपर हमें मिल जाएगा 10 की पावर -11, और यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर -62। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ सारी पावर्स को ऐड करके, 31 का स्क्वायर कर देंगे तो 32 आ जाएगा, है ना, 62 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 की पावर क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ पे -19 है, -19 का स्क्वायर करोगे तो 38। तो ये सारे टर्म आ जाएंगे। अब सारी पावर्स को हम ऊपर ले जाएंगे और सॉल्व करके लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए आ जाएगा 10 की पावर -73 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 38 माइनस का 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 10 की पावर -44। तो आंसर मैच करते हैं। तो देखिए आंसर तो खैर कोई मैच नहीं कर रहा, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू। यहां से देखिए कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे भी एग्जाम में मिल जाते हैं जहां पे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है इसको सॉल्व करने में 1-2 डिजिट का अंतर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे और भी सारे टर्म होंगे ना,
जैसे 6.6 into 9 और ये सब दे रखा है, इसको सॉल्व करोगे तो हो सकता है 1-2 डिजिट का अंतर आ जाए, यानी कि 10 की पावर यहाँ पे अप्रॉक्स में देखोगे तो -43 के सबसे नियर अबाउट जो वैल्यू है वो यही मिल रही है, तो इसलिए हम इसको टिक कर दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे और आपको वहां पर भी ऐसी ही कंफ्यूजन होगी कि ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, वैल्यू ये आ रही है, तो इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे हम अपना टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। अभी तक हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ को पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उनमें और ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस देखा, क्या क्या सिमिलरिटी होती है, क्या क्या डिफरेंसेस होता है। अब कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो देखिए स्टूडेंट क्या क्या लिमिटेशन है। पहला पॉइंट देखिए, ये जो कूलॉम्स लॉ होता है इट इज वैलिड ओनली फॉर, इट इज वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज। ये स्टूडेंट सिर्फ पॉइंट चार्ज होगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब कूलॉम्स लॉ पढ़ा रहा था। इट इज वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, नॉट ऑन एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज का क्या मतलब, देखिए पॉइंट चार्ज और एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज देखिए जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ये आपने स्फीयर मान लीजिए ले लिया और इसको आपने क्या कर दिया, पूरी तरीके से चार्ज कर दिया, ठीक है, चारों ओर यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो अब ये पॉइंट साइज का तो है नहीं, काफी बड़ा चार्ज है, और बगल में आपने दूसरा चार्ज ले लिया, इस पे भी आपने क्या किया, चारों तरफ इसके चार्ज दे दिया, तो ये भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो ये ऐसे एक्सटेंडेड चार्ज के लिए ये क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा। और ये एक्सटेंडेड चार्ज यानी बड़े चार्जेस के लिए भी वैलिड होगा, पर कब, जब वो चार्ज बहुत दूर होंगे। क्योंकि देखिए अगर पास में चार्ज रखा हुआ है एक्सटेंडेड बड़ा चार्ज, तो वो आपको बहुत हैवी दिखाएगा, पॉइंट चार्ज नहीं दिखेगा, वो पॉइंट चार्ज आपको दिखाई देगा जब आप बहुत दूर ले जाओगे, है ना। जब बहुत दूर होगा तो आपको देखने में कैसे दिखाई देगा, पॉइंट चार्ज जैसा दिखाई देगा, तो वहां पे वैलिड होगा। अभी हम उसके भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे वहां पे कैसे यूज होते हैं, पर ये याद रखिएगा इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, नॉट फॉर एक्सटेंडेड चार्ज। सेकंड पॉइंट देखिए, ये वैलिड कब होगा, वैलिड व्हेन बोथ चार्ज आर एट रेस्ट। इट इज वैलिड व्हेन both charge are at rest, यानी कि जब दोनों चार्ज कहां पे हो, रेस्ट पे हो, ठीक है। तो रेस्ट पे जब होते हैं तो ये भी मैंने बताया था, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड व्हेन बोथ चार्जेस या बोथ चार्ज आर इन मोशन। जब दोनों चार्ज क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, तो ये वैलिड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पे ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ये भी मैंने आपको बताया था, जब आपके चार्जेस रुके हुए होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं, जब मोशन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को भी दिखा देते हैं ना, करंट की फॉर्म में तब वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, एक कंडीशन इसमें पॉसिबल है स्टूडेंट, यानी कि जब दोनों रेस्ट पे होंगे तब लगेगा, दोनों मोशन में होंगे तब नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक चार्ज आपका, बट वन चार्ज, यानी कि एक चार्ज अगर आपका रेस्ट पे हो, वन चार्ज इन मोशन, वन चार्ज इन मोशन एंड वन चार्ज इन रेस्ट, तब ये लगेगा, तब ये लॉ हमारा वैलिड हो जाएगा, ठीक है। एक चार्ज मोशन में हो और एक चार्ज रेस्ट पे हो, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों मोशन में होंगे तब ये हमारा वैलिड नहीं रहेगा। चलिए अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं,
ये जो लॉ है हमारा, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, जैसे कि हमारा जी दे रखा था, वो क्या है, यूनिवर्सल लॉ है, यानी कि वो हर जगह सेम रहता है। ये बात मैं खैर आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन यहां पर भी देख लीजिए, नॉट यूनिवर्सल लॉ, नॉट यूनिवर्सल लॉ। क्यों नहीं है यूनिवर्सल लॉ? बिकॉज वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। और यहां पे एक नया टर्म आपके लिए आ गया होगा, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका डिस्कशन हम स्टूडेंट अगली क्लास में भी करेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में डिटेल्स हम चर्चा करेंगे। इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहीं पे मैं यहां पे आगे भी लिख देता हूं, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। तो ये भी मैंने भी बताया था ना कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यानी परमिटिविटी जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, जिससे के की वैल्यू भी क्या हो जाती है, अलग अलग आ जाती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, जिस वजह से ये क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कूलॉम्स लॉ की स्टूडेंट लिमिटेशंस, और कूलॉम्स लॉ आज हमने पढ़ा स्टूडेंट। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स।